अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ जैसे कि आप देख रहे हैं अरविंद सारन साहब हैं जिनका अपना भी यूट्यूब चैनल है। हम उनको अक्सर सुनते हैं और बहुत दबंग तरीके से अपनी बात को रखते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आरजू काजमी साहिबा कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। तो अरविंद साहब, आज हम आपसे यकीनन हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में बात करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। मैं आज सुबह अपने किसी दोस्त से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि एक ज़माने में क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है वो चली थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, और अब हाल ये हो गया है कि क्यों हमने इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया है क्रिकेट के खेल तक को, कि जिसमें सियासत आ गई है और कभी हाथ नहीं मिलाया जा रहा तो कभी किसी खिलाड़ी को ले लिया तो उसके ऊपर शोर मच जाता है। कभी पाकिस्तान कहता है हम हिंदुस्तान जाके नहीं खेलेंगे तो कभी हिंदुस्तान कुछ कह देता है। यही हाल जो है वो बांग्लादेश और बाकी कंट्रीज के साथ भी चल रहा है। क्यों आपको लगता है कि हम इस जगह पर पहुंच गए, या इस हमारे हालात ऐसे हो गए कि अब हम खेल को भी सियासत में ले आए? जी आरजू साहिबा, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। मैं इस पूरे के पूरे मसले को इस तरह से देखता हूँ कि जब खेल के अंदर आप सियासत की अमल दखल कर देते हैं तो फिर वही कुछ आपको देखने को मिलेगा जो इस वक्त में आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान या हिंदुस्तान बांग्लादेश के दरमियान देखने को मिल रहा है। अब बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर इस पूरे के पूरे हिंदुस्तान और बांग्लादेश के जो मामलात हैं या बांग्लादेश के जो अपने अंदरूनी उनके मुल्क के अंदर जो मामला चल रहे हैं, उनको जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, हमें सिर्फ तस्वीर का एक रुख दिखाया जा रहा है और वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर अमूमन हर आदमी यही समझता है कि जी बांग्लादेश तो हिंदुओं का कत्लेआम कर रहा है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ में भी ऐसे कोई मज़ालिम ढाए गए हैं, जो कि किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे के अंदर नाकाबिले बर्दाश्त होने चाहिए। उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, तो उन्हें हम सब उनकी मज़म्मत करते हैं। एक शख्स को लिंच कर देना या किसी का गैंग रेप कर देना, इस किस्म के जो वाक़यात हैं, उनकी जितनी जो है मज़म्मत की जाए, उतना कम है। लेकिन अगर हम ये कहें कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी सियासी उथल-पुथल हो रही है, वो सारी की सारी जो है, वो हिंदुओं के खिलाफ ही हो रही है, तो ये भी कहना ठीक नहीं है। वो एक मुस्लिम अक्सरियत रियासत है, वहाँ पे अपने उनके इंटरनल बड़े इश्यूज़ हैं जी। एक पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा है इस वक़्त। शेख हसीना वाजिद जो कि मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म रही, बड़े लंबे अरसे तक वो मुल्क से बाहर हैं, उनकी पार्टी को बैन कर दिया गया है और जो मुल्क में इस वक़्त जिस किस्म की एक हजानी कैफ़ियत छाई हुई है, तो उसके चलते बहुत सारे सवालात हैं, जिनके ऊपर बात की जानी चाहिए। बदकिस्मती से क्रिकेट को हम एक बहाना बना लेते हैं, बल्कि सच कहूँ तो क्रिकेट भी कोई एक ऐसा इश्यू नहीं है। ये महज़ एक ऐसी नफ़रत की सियासत है जो इस खित्ते के अंदर वक़्तन-फ़वक़्तन हमारे हुक्मरान इसको हवा देते रहते हैं। अगर आपका इशारा एक बांग्लादेशी प्लेयर की तरफ है जिसको हाल ही में बैन किया गया, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स के जो ओनर हैं शाहरुख खान, उन्होंने उसे 9 साढ़े 9 करोड़ रुपए में खरीदा था। अगर उस तरफ आपका इशारा है, तो बेहद अफ़सोस की बात है जी। पहली बात तो ये उठती है कि वो प्लेयर आईपीएल के पूल में क्या कर रहा था? तो उसका जवाब ये है कि भई हमारी हुकूमत ने बांग्लादेश के ऊपर एज़ सच कोई बैन नहीं लगाया हुआ। जैसे पाकिस्तान के ऊपर बैन लग गया था 2008 के आईपीएल के बाद। मुमकिन है आपके प्रोग्राम को देखने वाले ऐसे बहुत से नौजवान हों जिन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल में खेलते हुए ही ना देखा हो। मैंने देखा है और अपने होशो-हवास में देखा है। अच्छी खासी उम्र थी मेरी जब मैं वो प्लेयर पाकिस्तान के इंडिया आए और आईपीएल में शिरकत की। वो बदकिस्मती है कि 2008 का मुंबई का एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और उसके बाद पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से पहले तो पाबंदी लगी, उसके बाद बीसीसीआई ने भी उन पे पाबंदी लगा दी, तो वो दिन है और आज का दिन है। उन्होंने कभी आईपीएल नहीं खेला। बांग्लादेश के मामले में ऐसा नहीं है।
वो आईपीएल खेल सकते हैं, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। उनके मुल्क की जो एक प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर कह ले चले, शेख हसीना वाजिद, वो हिंदुस्तान में इस वक्त रह रही हैं, तो हमारी हुकूमत की मर्जी से वो यहाँ पे रह रही हैं। तो अगर कोई प्लेयर को खरीद लिया जाता है और खरीदने वाला शख्स जो है उसका नाम शाहरुख खान हो, और उस शाहरुख के ऊपर जो है तनकीद करने वाले हमारे हिंदू राइट विंग के जो लोग हैं, हमारे ऐसे ऐसे कथावाचक, जो कि मैं तो उनको आपके जो मौलाना होते हैं उनके बराबर भी नहीं देखता। उनका तो काम है कि वो सिर्फ नरेट करते हैं कि जी हमारे वेदों में, पुराणों में और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें क्या कुछ लिखा हुआ है। बदकिस्मती से उन लोगों ने अपने आप को कोई बहुत बड़ा धार्मिक गुरु समझ लिया है, और वो ये समझते हैं कि भाई हमारे पंडालों के अंदर लाखों का मजमा है, तो हम कोई अब बहुत बड़े संत हो गए हैं और हम जो कहेंगे वो बात माननी पड़ेगी। कितने अफसोस की बात है कि एक ऐसा प्लेयर जिसको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, पहले तो उसके बाद बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया, ये जो है इंडिया का, वो उनकी मर्जी से वो पूल में शामिल था। उस प्लेयर को एक मुस्लिम ओनर जो जस्ट हैपेंस टू बी मुस्लिम्स, वो शाहरुख खान उसका नाम, और वो ले लेता है उसको, और उस पर इतना जो है इशू बन जाता है। तो अब क्या ही कोई कहे। उसके बाद बीसीसीआई के एक किसी स्पोक्स पर्सन ने कहा जी हम कोलकाता नाइट राइडर्स से कहेंगे कि उस प्लेयर को रिलीज कर दे। तो बड़े अफसोस की बात है, इसने एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। माफ करें, मैं कोई पॉपुलिस्ट लीडर नहीं हूं, इसलिए वो बात हरगिज नहीं कहूंगा जो कि हमारे हुक्मरान कहते हैं। तो ये अब उसके बाद आप देख लें, बांग्लादेश ने कहा है कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, वही जो माजी में पाकिस्तान कहता आया है। तो ऑल इन ऑल एक बड़ी ही एक खौफनाक सूरत हाल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी बांग्लादेश के साथ में जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत ही ब्रॉडन किस्म की रिलेशनशिप है। उसमें स्पोर्ट्स भी है, ट्रेड भी है, हमारे बायलैटरल रिलेशंस भी हैं। अभी खालिदा जिया, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो लीडर हैं, उनका इंतकाल हुआ, तो राजनाथ सिंह बांग्लादेश हाई कमीशन में गए, जो कि मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर हैं। उसके बाद एस जयशंकर बांग्लादेश गए उनके फ्यूनरल में हिस्सा लेने के लिए। तो भाई एक बांग्लादेश का प्लेयर अगर इंडिया की किसी टीम में है तो उससे क्या प्रॉब्लम है? तो शाहरुख खान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है और तुम उसको एक आईपीएल की टीम में लो? लोग इस तरह से ये सारे के सारे जो लीडर्स हैं हिंदू राइट विंग के, प्रोजेक्ट करते हैं इस पूरे इशू को कि भाई जैसे वो बांग्लादेश का प्लेयर जिम्मेदार हो हिंदुस्तान के जितने भी लोगों का गुस्सा है उसके लिए। वहां पे जो कत्लेआम हो रहा है बांग्लादेश में, उसके लिए उसका कोई कसूर नहीं है। तो लेकिन अब क्या कहें जी, इनको मुमकिन है कभी कभार ऐसा लगता है कि कोई ऊपर से ऑर्डर आया होगा कि भाई हमारी मजबूरी है, तुम चढ़ जाओ इन पे, तो वो चढ़ जाते हैं। और ये आवाम का टेम्परेचर टेस्ट करने के लिए भी इस किस्म के काम किए जाते हैं कभी कभार। तो नहीं होना चाहिए जी। हमारे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो बांग्लादेश के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, गौतम अडानी से लेके टाटा मोटर्स से लेके हीरो होंडा मोटरसाइकिल्स, और आप क्या कौन कौन सी कंपनियां मैं आपको गिनाऊं। फिर सबके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए कि कोई बांग्लादेश के साथ में तिजारत, ट्रेड, व्यापार नहीं करेगा। आप चूंकि पाकिस्तान से आती हैं और ये प्रोग्राम उर्दू में है, बात करें, इसलिए मैं उर्दू जबान का इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन किसी एक शख्स को सिंगल आउट करके टारगेट करना ये ठीक नहीं है। शाहरुख खान के साथ में ये बार बार ये मसला उठता रहता है। वो मैं अगर शाहरुख खान होता तो मुमकिन है मैं इस बात का जवाब देता, लेकिन मेरे ख्याल से वो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठे हुए हैं और एक उम्दा इंसान है। उन्होंने इसके ऊपर कोई कमेंट भी नहीं किया, और मैं ठीक ही समझता हूँ, खैर उन्होंने नहीं किया, उनको ज़रूरत भी नहीं थी करने की। वैसे इन राइट विंग हिंदुओं से ये भी पूछना चाहिए कि भाई शाहरुख खान ही क्यों? उस टीम की ओनर तो जूही चावला भी, उनके शौहर मेहता भी हैं। इसलिए शाहरुख खान के ऊपर ही ये सारी के सारी आपका जो गुस्सा है ये क्यों फूट रहा है? हमें सुहाता नहीं है अगर कोई शख्स अपनी काबिलियत से आसमान की बुलंदियों को छू ले।
ये हिंदू राइट विंग का भी एक बहुत बड़ा मसला है आरजू साहिबा। हिंदू राइट विंग कह लें या कोई भी राइट विंग हो, जिस भी मुल्क का हो, उनके साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि कोई शख्स माइनॉरिटी से होके अगर वो इतना ऊपर उन उन ऊंचाइयों पे पहुंच जाए, तो बहुत सारे जो इंतजार पसंद कट्टर किस्म के जो लोग होते हैं, उनके पेट में दर्द होता है। तो हमारे भी यहाँ पे हिंदू राइट विंग के पेट में दर्द है शाहरुख खान को लेके। एक संगीत सोम नाम का एक एमएलए रहा, फॉर्मर एमएलए, उसने भी बड़ा कहा, कह दिया कि जी वो पता नहीं, शायद उसी ने ही कहा था, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि जी शाहरुख खान गद्दार है। तो भाई तुम बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी के अंदर डायरेक्टर थे, तुम किस मुंह से ये बात करते हो? हमारे इंडिया की अगर बात करें तो बीफ एक्सपोर्ट करना तो छोड़ें, कोई सोच भी नहीं सकता कोई हिंदू, लेकिन उसमें डायरेक्टर होना तो बहुत बड़ी बात है। तो ऑल इन ऑल, अगर मैं आपकी बात का, वैसे बड़ी लंबी बात हो गई है, नहीं अगर नहीं, आप का जवाब बताइए। दूं तो यही होगा कि मुनाफिक हिंदू राइट विंग जो है, वो शाहरुख खान को टारगेट करना उनके लिए बेहद आसान है। देखिए, अगर मुस्लिम्स की बात की जाए भारत में, तो हमने तो खैर यही देखा कि उनको काफी जगह दी जाती है, काफी काम वो ऐसा कर पाते हैं जो पाकिस्तान की माइनॉरिटी आगे नहीं बढ़ पाती। अगर हम शाहरुख खान को छोड़ दें और हम दिलीप कुमार साहब से अगर शुरू करें और उनके साथ के कई लोग, उसके बाद आपके यहाँ तो प्रेसिडेंट जो हैं वो भी एक मुस्लिम रह चुके हैं, और आपके जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहां पर भी हमें बहुत से ऐसे चेहरे प्रोमिनेंट तरीके से दिखाई देते हैं जो कि मुस्लिम हैं। और इस लिहाज से तो मैं कहूंगी कि काफी जगह दी जाती है। अब इस किस्म के वाकयात जो हैं वो अब होने लगे हैं, तो उनको शुरू में ही अगर रोक लिया जाएगा तो बेहतरी रहेगी, वरना भारत उसी कदम पे उसी रास्ते पे चल पड़ेगा जहां पे पाकिस्तान चला है। कि हमारे यहाँ आप देखें ना, आपको हमारे किसी पार्लियामेंट के अंदर कोई प्रोमिनेंट जगह पे आपको कोई माइनॉरिटी के या हिंदू रिलीजन से या इस तरह से लोग दिखेंगे ना, आपको मीडिया पे नजर आएंगे, ना ही कोई इस तरह से बढ़कर बात में। एक क्लिप देख रही थी दिलीप कुमार साहब का, और वो मेरे ख्याल इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी उस जमाने का था, और किसी ने सोशल मीडिया पे शेयर किया था, मैंने शायद दिखाया भी था अपने किसी शो में। और वो खूब मतलब बात कर रहे थे, जो उनका स्टाइल था ना, और वो बता रहे थे कि ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। हमारे यहाँ कोई सोच नहीं सकता अरविंद जी, कोई माइनॉरिटी का सोच भी नहीं सकता कि ऐसा ना हो कि कोई स्कैन लगाया और उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो कोई किसी को आवाज दे जाए। इतने इतनी हमारे यहाँ जो है माइनॉरिटी जो है बेचारे वो डरे सहमे रहते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई लोगों के साथ मैं डायरेक्टली इन टच हूँ यहाँ पर। तो लेकिन बहरहाल जो शाहरुख के साथ हुआ या शाहरुख खान साहब के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और इससे कम से कम क्रिकेट और खेलों को और इन चीजों को थोड़ा सा बाहर रखना चाहिए बाकी के लड़ाई झगड़ों से। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आपने बांग्लादेश की बात की, वहां पर डॉक्टर जयशंकर ने हाथ मिलाया, हमारे जो कह लीजिए स्पीकर है नेशनल असेंबली के, उनके साथ या सादिक साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई। आपको लग रहा है कि ये साल कुछ बेहतर रहेगा दोनों कंट्रीज के लिए? कुछ मुस्कुराहटें भी दोनों ने आपस में तबादला किया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है कि नहीं? जी, बड़ा अच्छा आपका सवाल है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपकी ऑब्जर्वेशन है। हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो तारीख आपने बयान की, वो भी बड़ी अपने आप में ज़बरदस्त है, मैं उसके ऊपर आता हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपका सवाल जो है वो जयशंकर साहब के हवाले से है, तो इसका मुख्तसर जवाब ये होगा कि उम्मीद तो मेरे जैसे लोग जो कि अमन की करते हैं, तकरीबन 15 साल हो चले हैं आरज़ू साहिबा। मुझे तो सोशल मीडिया के ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हुए, जब ज़्यादातर जो आज के स्टॉलवर्ड्स बने फिरते हैं, वो बात भी नहीं करते थे सोशल मीडिया पे उस ज़माने में। तो मैं ये जो ऑप्टिक्स हैं, इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। ये इतने अहमियत के हामिल नहीं हैं, क्योंकि अगर कोई इतना ही ज़्यादा कोई बहुत बड़ा हैंडशेक था, तो फिर जयशंकर साहब से जो है कि उनकी तरफ से एक बयान ना आता एक रोज़ बाद, जो उन्होंने दिया। तो अब बदकिस्मती कहेंगे कि वो तस्वीर जो है, वो पब्लिक के सामने आ गई, तो भई उनको फिर एक वज़ाहत देने के लिए बयान भी देना पड़ा। अब क्या करें कोई, अगर बयान ना आता, तो अगर वो तस्वीर सामने ना आती, तो बयान की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैं तस्वीर से ज़्यादा उनका जो बयान है, उसको अहमियत दूँगा। और उस बयान में उन्होंने वही बात की है, जो वो एक अरसे दराज़ से दोहराते आए हैं, जो मुझे शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बात हुई तस्वीर की।
आपने माइनॉरिटीज के हवाले से जो बात की बहुत ही उम्दा बात की है। बल्कि मैं तो पाकिस्तान के अंदर जब लोगों से बात करता हूँ, वहां मैं गया भी 2-3 दफा जा चुका हूँ, लोगों से बड़ा मिला भी हूँ और बड़ी खुल के बात करता हूँ। उस मुल्क में शायद मैं इकलौता हिंदुस्तानी हूँ जिसने बड़े खुलकर बात की है। पिछले अगर 10-15 सालों में ले, मेरे जितनी बात मुझे नहीं लगता कि किसी ने पाकिस्तान में बैठ के की हो। शायद उसकी वजह ये भी है कि वहाँ के जो मुक्तदर हलकों के लोग हैं, वो ये जानते हैं कि भाई ऐसे लोग भी होते हैं, सनकी कह लें आप मेरे जैसे, कि यार ये अपनी बात करते हैं। ये चाहे जहाँ भी मर्जी दुनिया में बैठे हों, इन्हें आदत होती है सच बोलने की, तो ऐसे लोगों को परेशान ना किया जाए। तो बात ये है आरज़ू साहिबा, मैंने तो पाकिस्तान में बैठ के कहा कि भाई हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ को अगर इतना ही कोई मसला है, तो हमारे यहाँ पे तो कोई हाजी मस्तान नाम का डॉन भी हुआ 60s-70s में मुंबई में। कोई दाऊद इब्राहिम नाम का डॉन भी हुआ, आगे चल के वो इतना बड़ा दहशतगर्द बन गया, वो भी हमारे यहाँ से ही निकला। कोई दिलीप कुमार भी निकला, कोई शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान भी निकला, तो कोई एपीजे अब्दुल कलाम भी निकला, तो कोई अजीम प्रेमजी जैसा एक अरबपति इंसान भी निकला। वाइस प्रेसिडेंट से लेके प्रेसिडेंट्स और चीफ ऑफ जो है हमारे आर्मी के और न जाने बेशुमार ओहदों पे मुसलमान जो हैं वो फाइज रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। मैंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ पे माइनॉरिटीज को अगर इतनी ही कोई बराबरी है, तो कोई कराची का हिंदू डॉन मुझे बताओ। अब पंजाब में तो हो नहीं सकता कि तुमने कोई छोड़ा ही नहीं वहां पे हिंदू या सिख, सारे तो हिंदुस्तान चले गए थे। ले दे के थोड़े बहुत अगर कोई बचे हैं तो सिंध में बचे हैं, और कराची एक बड़ा शहर है सिंध का, इनफैक्ट सबसे बड़ा शहर है, और एक सब्सटेंशियल, एक अच्छी खासी बड़ी आबादी हिंदुओं की कराची में रहती है। मैंने खुद उनसे मुलाकात भी की है, वहां के जो मंदिर हैं वो भी विजिट किए हैं। तो क्या कोई गुंजाइश है कि पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू डॉन भी पनप सके? वो मुआशरा इतनी गुंजाइश नहीं देता। तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आपने बात की दिलीप कुमार साहब की इंदिरा गांधी के ज़माने में। जी, मुझे एक वाक़या याद आता है। एक मर्तबा पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और दिलीप साहब ये बैठे थे, तो इंदिरा गांधी ने जो है बेजा तनकीद करनी शुरू कर दी हिंदुस्तान के हवाले से, और यहाँ के किसान और यहाँ के मज़दूर और मुल्क के जो मुआशी हालात हैं, उन्हें लेके। तो बड़े एक जो है लंबे वक्त तक दिलीप साहब ये बात सुनते रहे, और उसके बाद दिलीप साहब को एक इसका जो जवाब तो खैर देना ही था। उन्होंने अपनी तरफ से हिंदुस्तान के किसानों का, मजदूरों का केस लड़ा, और एक उम्दा जवाब जो है वो इंदिरा गांधी साहिबा को दिया। तो इस पर पंडित नेहरू ने कहा उनसे कि यूसुफ, यू आर वेरी काइंड टू हर, इफ आई वॉज इन योर प्लेस आई वुडंट बी सो काइंड। तो ये अब आप अंदाजा करें आरजू साहिबा कि पंडित नेहरू कह रहे हैं कि यूसुफ साहब, आपने तो इतनी कोई तल्ख बात की ही नहीं है। मैं चाह रहा था अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं बड़ा एक जबरदस्त इनको एक जवाब देता, इनकी बोलती बंद कर देता। तो ये हमारे मुआशरे के अंदर हमारी एक खूबसूरती थी, जो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, कि जहाँ पे दिलीप साहब जैसे लोग, बावजूद कि वो माइनॉरिटी से आते थे, उनकी बात में इतना वजन भी था, उनकी बात को हुकूमत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके उन्हें तवज्जो दी जाती थी। तो वो वहाँ किसी भी किस्म का इम्तियाजी सलूक नहीं होता था, किसी भी किस्म की कोई जो है आप ये कहें तफरीक नहीं की जाती थी कि बोलने वाले शख्स का मजहब क्या है। दिलीप साहब अपने दिल खोल के उन्होंने बातें की। मैंने करीब-करीब दिलीप साहब का हर इंटरव्यू, हर उनकी स्पीच जो हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में उन्होंने दी अपनी ज़िंदगी में, जो कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे मौजूद है, मैंने सारी देखी हैं। तो बिल्कुल इसमें ठीक कह रही हैं आप। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि आप गोरे हों, काले हों, हिंदू हों, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक हो, एज़ लॉन्ग एज़ आप आइडिया ऑफ इंडिया जो क्या है,
कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी में हमारा यकीन है। हम समझते हैं कि हम सब एक हैं, पूरी दुनिया एक है और उसी के बाशिंदे हम हैं। अगर आप उस आइडिया के साथ में अपने आप को खड़ा पाते हैं, तो आप हिंदुस्तानी हैं। कितनी बड़ी अज़मत है इस मुल्क की, हिंदुस्तान जिसकी जो कि मेरा भी अपना मुल्क है, मेरी पैदाइश है वहाँ की। अभी 6 महीने मैं हिंदुस्तान में ही था। तो उस मुल्क ने बावजूद कि 200-250 साल अंग्रेज़ों ने हुकूमत की वहाँ, लेकिन 200-250 साल के अंदर एक लंबा अरसा होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक सरज़मीन से जुड़ जाते हैं। तो वो अंग्रेज़ जिन्होंने ये तय किया कि नहीं हम इंग्लिस्तान वापस नहीं जाएँगे, हम हिंदुस्तान को ही अपना घर बनाएँगे और यहीं पर ही रहेंगे, उन लोगों को हिंदुस्तान ने अपना शहरी बनाया, उनको अपना सिटीज़न बनाया। उन्हीं में से ही टॉम ऑल्टर साहब थे। अगर आपको याद हो टॉम ऑल्टर साहब एक बड़े उम्दा हमारे एक्टर हुआ करते थे, क्रांति जी, से बिल्कुल। बहुत सारी फ़िल्मों में करके उर्दू का शो भी किया करते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनका एक कोई उर्दू लिटरेचर के ऊपर कोई शो भी मैंने एक आध बार यूट्यूब पर देखा, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि उनकी जी, बहुत जी, जबरदस्त जी, उर्दू उर्दू फैज़ साहब की जो हुँ, नज़्म है आप उनको अक्सर ये बात उनको गुनगुनाते हुए हुँ, देखेंगे। जिन्होंने नहीं देखा टॉम ऑल्टर साहब ये शख्स हुँ, है। हाँ, तो एक मर्तबा मैं एक इंटरव्यू देख रहा था उनका, उनसे किसी ने पूछा कि टॉम ऑल्टर साहब बाकी बातें तो अपनी जगह पे, आप ज़रा ये बताएँ कि इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं? हुँ। तो उनका जवाब था कि मुँह से। तो वो सब हँसने लगे, तो कहने लगे, "आप कैसे बोल लेते हैं? वैसे ही मैं बोल लेता हूँ। मेरी पैदाइश इस मुल्क की है, मैंने अपनी तालीम से लेके अपना सारा करियर, रोज़गार सब कुछ इसी मुल्क में कमाया है भाई। वो मैं पढ़ता था मसूरी में, वहीं पे ही उनकी भी वहीं से उन्हीं की एजुकेशन है मसूरी से ही। तो मैं बड़ा उनको जानता भी हूँ उस एतबार से। तो उन्होंने कहा कि कितनी बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पैदा होने के बाद भी मुझसे आज भी ये सवाल पूछा जाता है कि भाई मैं हिंदी कैसे बोल लेता हूँ। हुँ, तो ये हमारे ज़्यादातर आज के ज़माने में जब फिंगर टिप्स पे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को अनपढ़ जाहिल ही कहूँगा, जो इस किस्म के सवाल भी पूछते हों। हमारे यहाँ बिल्कुल। तो फ्रांसीसी, जर्मन से लेके दुनिया के कैसी-कैसी नेशनैलिटीज़ के लोग आए। हुँ, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उन्होंने हिंदुस्तान की शहरियत ली, आरज़ू साहिबा। वो सारी ज़िंदगी इस सरज़मीन पे रहे और यहीं पर ही उनका इंतकाल हुआ। तो हिंदुस्तान ऐसा कोई फ़र्क नहीं करता। हाँ, ये बात और है कि हिंदुस्तान में ऐसे हुक्मरान जो हैं, उनकी गुंजाइश ज़रूर है जो मज़हब के नाम पे लोगों के साथ इम्तियाज़ी सलूक करते हों। जी। देखिए, कई बार मैं देखती हूँ कि अगर आप हों, चाहे मैं हूँ, लोग कहते हैं जी ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अपने पॉलिटिशियंस को कर रहे हैं या जो मुल्क चला रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी हमें देखने सुनने वालों से कि हम अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि वो इम्प्रूव करे। इसलिए जो चीज़ हमें ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है, हम उसके बारे में बात करते हैं। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि हम कंट्री को क्रिटिसाइज़ करें। हम उन लोगों को के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि मुल्क को चला रहे हैं या जिनके हाथ में पावर है। जी। मुल्क क्या होते हैं? मुल्क एक जो है आज अगर हिंदुस्तान पे क्रिटिसिज़्म होगा या पाकिस्तान पे होगा तो हुकूमती पॉलिसी को लेकर ही होगा। हुँ, किसी भी किस्म की तनकीद हुँ, अगर होती है किसी भी मुल्क में, अमेरिका की बात होती है या पाकिस्तान की बात होती है तो वहाँ के अवाम का ज़िक्र नहीं होता, वहाँ के हुक्मरानों का, उनकी पॉलिसीज़ का ज़िक्र होता है। तो एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम पे अगर किसी मुल्क में कोई अच्छी हुकूमत हो, उनकी अगर तारीफ़ हो तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं, तो उन पर तनकीद भी बिल्कुल जायज़ है और तनकीद से बालातर कोई नहीं है। हमारे मुल्क में तो इतनी गुंजाइश है, अभी देखें थोड़े दिन पहले डिबेट हो रही थी, जहाँ पे खुदा के वजूद के ऊपर ही सवाल उठा दिया गया था। हुँ। तो यही तो अज़मत है इस मुल्क की कि यहाँ पे ऐसी ये हिंदू सोसाइटी की अज़मत कहूँगा मैं, कि हमारे अंदर ये गुंजाइश है कि हम तो भगवानों, खुदाओं के ऊपर भी सवाल उठा देते हैं, तो बिल्कुल, लेकिन फिर इंसानों की तो फिर बात ही क्या? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके यहाँ सवाल उठा देते हैं, अगर हमारे यहाँ ये सवाल उठाया जाता तो वो उसी को उठा लेते जिसने सवाल उठाया है। तो बिल्कुल यहाँ ऐसा पर ही है, इसमें ये कोई भी शक नहीं होता है। है। लेकिन अरविंद जी, एक पाकिस्तान में 2-3 दिन से जो सिलसिला चल रहा है वो ये कि जी अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में
बड़ी दोस्ती हो रही है, बहुत बातचीत चल रही है, आना जाना हो रहा है। ऐसे में डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हर थोड़े दिन बाद न जाने उन्हें क्या होता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वैसे तो वो कहते हैं कि जी हमें पॉलिटिक्स में ना घसीटा जाए, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी पॉलिटिक्स पर ही होती है। एक बार फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका कहना है कि जी अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हैं। ये आपको लगता है कि ये पॉसिबल है या इस तरफ की तरफ कोई जा रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरफ कोई जाना चाहता है हिंदुस्तान की तरफ से। कम अफगानिस्तान के बारे में वहाँ के लोग बेहतर बता सकते हैं। लेकिन डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब, जिनको ये कहूँ कि एक आदत हो चली है जब से हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, या उससे पहले भी 9 मई के जो वाकयात हैं, वो जब से उन्होंने ओहदा संभाला है तब से उन्हें थोड़ी-सी इस किस्म की, आप ये कहें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आदत हो चली है, जहाँ पर वो आते हैं और ऐसे-ऐसे बयान दे के चले जाते हैं, जिनको सुनकर मेरा नहीं ख़्याल कि कोई शख्स उन्हें संजीदगी से लेता होगा। अब उन्होंने कहा और जिस किस्म की ज़बान का इस्तेमाल किया, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। मैं सिर्फ़ उसकी जो अहमियत है, उसको इस हद तक ही देखता हूँ कि नए साल में उन्हें चाहिए था कि कोई अच्छी खबर देते, कोई अच्छी मुस्बत बात करते, मगर आने वाले दिनों का वो एक इशारा है। हो सकता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये समझती हो कि खैबर पख्तूनख्वा में हमें जो है एक सिविलियन हुकूमत जो इस वक़्त वहाँ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उनको एक वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि आप ज़रा हुकूमत की जो पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट की जो लाइन है उसके ऊपर आ जाएँ और बेजा तनकीद करना बंद करें, नहीं तो फिर वहाँ पे कोई गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। तो ये उस तरफ बात जाती हुई कम से कम मुझे दिखाई दे रही है। जहाँ तक हिंदुस्तान के हवाले से जो उन्होंने फितना अल हिंदुस्तान बलूचिस्तान की मूवमेंट के बारे में कहा और अफ़गानिस्तान के बारे में भी, जो वहाँ से जो दहशतगर्द आ रहे हैं उनके लिए वो ख़वारिज एक लफ़्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये काम किसी फ़ौजी जर्नैल का नहीं है कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं है, कौन इस्लाम के दायरे में है और कौन उनसे बाहर है। ये उनका पेशा नहीं है कि वो सबको फ़तवे देते फिरें। ये मज़हब की बातें जो हैं, ये खुदा और एक शख्स के बीच में ही छोड़ दें तो बेहतर होगा। फिर ये है कि ये आज का जो दौर है, पॉपुलिज़्म का दौर है। हमारे बहुत से दोस्त अगर इसकी डेफ़िनेशन ना समझते हों, तो जाके थोड़ा-सा चेक कर लो भाई कि पॉपुलिस्ट हुक्मरान, एक पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट किस तरह की होती है। तो वो अपने तमाम जो उनके इंटरनल फेलियर्स हैं, उनको एक्सटर्नलाइज़ कर देते हैं। वो पूरा का पूरा जो इल्ज़ाम है, किसी दूसरे के सर पे मढ़ देते हैं कि मानो उसी का ही सारा कसूर है। तो बलूचिस्तान के बारे में जो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का फितना अल हिंदुस्तान उसके लिए इस्तेमाल किया, एज़ इफ कि हिंदुस्तान ही है जो तमाम बलूचिस्तान के मसले मसाइल के पीछे ज़िम्मेदार है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पे भी जो है मसला कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि उसमें पाकिस्तान का एक रोल है, जो कि है, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है जम्मू कश्मीर में ये हिंदुस्तान के साथ में, तो काफ़ी हद तक वहाँ पे उनका एक रोल है। लेकिन बलूचिस्तान के साथ ना ही तो हमारी सरहद है और ना ही उस किस्म की इन्वॉल्वमेंट है जो कि पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर के अंदर है। मैं बड़ी दो-टूक बात करता हूँ और सीधी बात करता हूँ। तो ये उनकी तनकीद जो है ये दुरुस्त नहीं है। बेहतर तो ये होता कि हुकूमत कोई ऐसा मुफ़ाहमत का सिलसिला शुरू करती कि जिसके चलते बलूचिस्तान के अवाम को उनके जो भी पाकिस्तान की हुकूमत से, वहाँ की फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ग्रीवियंसेस हैं, उनका वो खुल के उनके दुखों का कोई मदावा करते, उनसे बात करते और कहते कि हाँ भाई, ये आपके जेन्युइन कंसर्न्स हैं, आएँ हम ज़रा इनको एड्रेस करें। और उनको एड्रेस करके भाई मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का उनको हिस्सा बनाओ, उनको थोड़ा साँस लेने की आप जगह दें। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ के हुक्मरानों को या फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का इदराक नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से फ़ौजी जर्नैल हो या कोई कर्नल हो,
उनको ट्रेनिंग ही इस तरह की दी जाती है कि मैं ज़्यादा उनको इंटेलेक्चुअली इतना कैपेबल इंसान नहीं समझता कि वो इन तमाम मसलों को उनकी गहराई में जाके समझ सकें। बहरहाल मैं सब जर्नैलों के बारे में ये बात नहीं कह सकता, लेकिन बेशतर ऐसे ही होते हैं। तो जी, मैं ऐसा कोई एडवेंचर हिंदुस्तान की तरफ से होते हुए बिल्कुल नहीं देख रहा। हमारे हुक्मरानों के और ख़ास तौर पे मोदी साहब के कंधों पे उनका सर है। उन्हें अंदाज़ा है कि ऐसे किसी भी मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ देने के क्या नताइज हो सकते हैं। तो आई डोंट रेट इट एनी हायर देन दैट। मेरी नज़र में ये कोई एक मुद्दा है ही नहीं, अदर देन कि पाकिस्तानी DGISPR जो हैं वो ही इज़ ट्राइंग टू बायपास द कोर इश्यूज ऑफ द पाकिस्तानी पीपल। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन लास्ट में क्योंकि आप पाकिस्तान के ऊपर भी एक गहरी नज़र रखते हैं और जाहिर है कि आप पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इमरान खान के बारे में अगर मैं बात करूं, इमरान खान को जब से अरेस्ट किया गया है तब से जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे इस वक्त की गवर्नमेंट हो, जो भी आती रही है, घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ घबराहट है, जबकि इमरान खान जेल में बैठे हैं, फिर भी बार बार उन्हीं का जिक्र किया जाता है, हर चीज का जिम्मेदार उन्हीं को ठहराया जाता है। तो आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान क्या इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे? क्योंकि है तो इमरान खान भी एक तरह से फौजी प्रोडक्ट ही, क्योंकि उनको लाने वाले, उनको बिठाने वाले वही लोग हैं जो शहबाज शरीफ साहब को लाए। हाँ, पाकिस्तान की तारीख अगर आप उठा के देखें तो एक हुक्मरान का नाम बताए जिसको फौज ना लेकर आई हो। बिल्कुल। कोई एक हुक्मरान भी ऐसा नहीं है बदकिस्मती से कि जिस पर फौज का हाथ ना हो, फौज के आशीर्वाद के बगैर आए हों। कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है, कोई उसका लीडर नहीं है जो कि इक़्तिदार में आ जाए, पावर में आ जाए बगैर फौज की मर्जी के। एक साफ किस्म का शफाफ एक इलेक्शन हुआ था 71 में, जिसके चलते फिर पाकिस्तान दो लख्त हो गया। शायद वो आखिरी दफा था जब पाकिस्तान के अंदर एक फ्री एंड इम्पार्शियल किस्म के इलेक्शंस हुए थे। वो दिन और आज का दिन है, कभी इलेक्शंस फ्री हुए नहीं हैं। तो खान साहब भी कोई बहुत बड़े डेमोक्रेसी के चैंपियन नहीं है। फौज की गोद में ही बैठकर वो आए थे और फौज ने ही उनको निकाल दिया। रोना किस बात का है? जब आप फौज में थे, जब वो इक़्तिदार में थे, तो उनके जो तमाम बयानात हैं कि जी ISI को तो प्राइम मिनिस्टर के जो फ़ोन कॉल्स हैं वो टेप करने चाहिए, सिक्योरिटी का मामला है, अगर वो नहीं कर रहे तो मैं समझूँगा कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। अब बदकिस्मती से उनके जो पर्सनल फ़ोन कॉल्स हैं, वो टेप करके भी उन्होंने अवाम के अंदर शाया कर दिए। तो वो फिर एक बदनामी का बायस बने खान साहब के लिए। तो ख़ैर, इमरान खान जब तक जेल में है, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो एक पॉपुलर लीडर तो हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी महज़ इसी हद तक है कि वो इस वक़्त फ़ौजी हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं। जिस दिन उन्हें इक़्तिदार मिल जाएगा, वो फ़ौज की गोद में जाके बैठ जाएँगे, तो वो अपना पूरा बयानिया छोड़ देंगे। जैसे गुजरांवाला के जलसे में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने भी फ़ौज को लेकर बड़ी तनकीद की कि वोट को इज़्ज़त दो। अब वो बात और है कि वोट को फिर कितनी इज़्ज़त मिली, अभी पिछले इंतखाबात में वो भी हमने सबने देख लिया। बहरहाल, इमरान खान एक थ्रेट हो सकते थे, लेकिन 9 मई के वाक़ये के बाद और उसके बाद हिंदुस्तान के साथ ये जो तसादम हुआ 2025 के अप्रैल-मई में, उसके बाद तो जी एक शख्स मुल्क के अंदर फील्ड मार्शल बन गया है। उसके बाद तो जो है एक ऐसी हुकूमत आ गई है बरसरे इक़्तिदार कि जिसको दुनिया भर के अंदर 2025 में, अगर कोई ये कहूँ रीसेंट हिस्ट्री में, हाल ही की तारीख में अगर कोई पाकिस्तानी फॉरेन रिलेशंस के हिसाब से कोई साल अगर जिसको बेहतर कह सकें, इससे पहले तो कोई घास नहीं डालता था। अब तो सेंटर स्टेज लिए बैठे थे शर्मल शेख से लेके, और जहाँ कहीं आप देखें शहबाज शरीफ साहब, तो उनके लिए तो बड़ा अच्छा दौर ये चल रहा है। इमरान खान मैं नहीं समझता कोई थ्रेट हैं। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन हुकूमत एज़ फार एज़ आई कैन सी एक ही पेज पर हैं। अमेरिका का भी इनको आशीर्वाद हासिल है और चीन का भी है। इमरान खान ने भी बड़े ब्लंडर मारे CPEC के साथ में, बात लंबी हो जाएगी, मैं नहीं करना चाहता। आप खुद एक जर्नलिस्ट है तो आप जानती हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। तो इस हुकूमत से तो हर कोई खुश है,
वो बात और है कि पाकिस्तानी खुश हो ना हो वो एक अलग बहस है, लेकिन 4-5 साल का वक्त दें आप इनको पूरा। और जिस स्पीड से मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब में काम कर रही हैं, पीएमएल का जो एक खोया हुआ वोट बैंक था वो उसको रीगेन भी कर लेंगी, और लोग भूल भी जाएंगे कि इमरान खान कोई शख्स हुआ करता था। और आप देखें जरा, मैं अगर आप जानती हैं इस पे तो एक पूरा बकायदा प्रोग्राम किया जा सकता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा किस किस्म के डेवलपमेंट के काम कर रही हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब उनका दौरे हुकूमत खत्म भी होगा और सपोज करें कि वो चली भी जाएं, तो लोगों ने कहना है यार उस वक्त में बड़ी बड़ी तरक्की हमने देखी, सड़कों से लेके और पब्लिक हेल्थ में, एजुकेशन में, हर जगह पे काम तो हुआ था। क्योंकि उस्मान बुज़दार के दौरान तो अब क्या कुछ हुआ था वो आप बेहतर जानती हैं। वो तो सीख रहे थे भाई, नए नए आए थे, सीख रहे थे, ये सीख कर आई हैं पहले से। तो इमरान खान साहब ने जेल में रहना है, और इस हुकूमत ने अपने 5 साल का टर्म जो है वो पूरा करना है। मैं तो, मुझे इसमें भी हैरानी नहीं होगी, ये प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड होगा कि अगर वो 10 साल तक पाकिस्तान के अंदर ये पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की जो एक मुत्तहिदा इनकी सरकार है, हुकूमत है, ये रह जाए तो ये भी है। इमरान खान इज नो थ्रेट। मुझे नहीं लगता कि उनके सपोर्टर्स बाहर बैठ के मुल्क से या मुल्क के अंदर भी कोई हुकूमत के लिए या फौजी इस्टेब्लिशमेंट के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि केपी के अंदर गवर्नर राज ज़रूर लगवा सकते हैं अगर उन्होंने इसी तरह की मज़ाहमत की तो। शऊर मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत दे दिया है केपी के जो जो भी वहाँ के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने अवाम को, लेकिन बावजूद तमाम शऊर के साथ वो अवाम सड़कों पे नहीं निकल रहे। तो लेकिन अगर ये 10 साल बैठे रहे तो फिर बिलावल साहब का क्या होगा? इसलिए कि अब तो बिलावल साहब की अपनी जो है आसिफ अली जरदारी साहब वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। अगर 10 साल देखिए यही जी, गवर्नमेंट रही तो उनका क्या होगा? पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली 2008 में, लेकिन वो एक उनका तुक्का लग गया क्योंकि बीबी साहिबा की डेथ हो चुकी थी। एक सिंपथी की वेव थी, लोगों ने पंजाब के अंदर भी पीपल्स पार्टी को वोट दे दिया। जहां तक मैं देख पाता हूं तो पीपल्स पार्टी का वोट पंजाब में तो कम से कम नहीं है। तो और जिस जिस किस्म की हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में इक़्तिदार में है और जिस किस्म की एक्सेप्टेबिलिटी उन्हें लेकर वेस्ट में, खुसूसन अमेरिका में है, मुझे नहीं लगता कि उसके साथ में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कोई एक्सपेरिमेंट करेगी। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, हो सकता है कि अगर आने वाले वक्त में कोई ऐसे मुआशी हालात बन जाएं, अगर ये हुकूमत उनको एड्रेस नहीं कर पाती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कोई हुकूमत में तो ओहदा नहीं लिया, गवर्नर अपॉइंट किए हैं अपने हर सूबे में, लेकिन हुकूमत में शेयर नहीं डाला, तो हो सकता है कि उन्हें भी कोई चांस दे दिया जाए, मगर दैट वुड बी सुसाइडल। अगर वही कुछ करना था तो भाई फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इतना बड़ा बजट देने की क्या जरूरत थी पंजाब में? इस पर भी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा सोचें। बिल्कुल, लेकिन लास्ट में फिर एक बात कि क्या आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अमन की तरफ जाएंगे, या आपको लग रहा है कि नहीं इसी तरह की स्टेटमेंट्स चलती रहेंगी दोनों तरफ से जो इस वक्त भी चल रही है? जैसे डीजीआईएसपीआर ने कभी कुछ कह दिया, कभी प्राइम मिनिस्टर से कोई बात हो गई, कभी भारत की तरफ से कुछ कह दिया गया, क्या यही सिलसिला चलता रहेगा? जी, देखकर तो यही लगता है कि यही सिलसिला चलता रहेगा। हिंदुस्तान के अंदर एक फटीग सेटल हो चुका है अब तक कि भाई पाकिस्तान से कोई अमन की या कोई आप ये कहें दोस्ती की तवक्को इनसे अब करनी जो है वो बेकार है, क्योंकि ये बार बार बैक स्टेप करते हैं। जैसा कि नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि अगर वाजपेयी साहब ये समझते हैं कि उनकी पीठ पे छुरा घोंपा गया तो वो बिल्कुल ठीक समझते हैं। मैं उनकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही सोचता। तो हिंदुस्तान की बात तो ये है। जहां तक एक लॉन्ग रन में हमारे रिलेशंस का ताल्लुक है, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल डायनामिक्स किस तरह के बनते हैं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो इस वक्त बड़ी तेज़ी से दुनिया भर में तब्दील हो रही है,
हिंदुस्तान के लिए भी खासा मुश्किलात पेश आ रही है अमेरिका के साथ ताल्लुकात में। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, हमारा मीडिया नहीं दिखाता इतना उनको, लेकिन अगर थोड़ा-सा कोई बंदा सेंसिबल होके और पढ़ो भाई पढ़ो, अपने आँखों से जाके कोई अखबार पढ़ो इंटरनेशनल, तुम्हें पता चले दुनिया कहाँ खड़ी है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया पे जिस किस्म के लोग ओपिनियन मेकर्स हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया में, उन्होंने हिंदुस्तान की आवाम को जाहिल बना दिया है। उनके सोचने समझने की सलाहियत छीन ली है उनसे। तो वो समझते हैं कि हिंदुस्तान से ही तो मोदी साहब से पूछ के ही दुनिया के तमाम हुक्मरान सुबह का नाश्ता करते हैं और अपनी पॉलिसी बनाते हैं। ऐसा है नहीं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि दुनिया के अंदर किस किस्म से कितनी तेज़ी से जो है हालात में तब्दीली आती है। अगर कोई नया ब्लॉक बना जिसमें कि हम अपने खित्ते में लौट कर आते हैं, तो उसमें रूस, चीन का एक बड़ा अहम किरदार होगा, और रूस और चीन का किरदार होगा तो हिंदुस्तान को भी ये तय करना पड़ेगा कि उनकी जो तरजीह है वो क्या होनी चाहिए। तो गिवन कि हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान से पहले ही ख़राब हैं और बाकी हमसाया ममालिक जो हैं उनसे भी कोई ख़ास अच्छे नहीं हैं इस वक़्त, मुझे कहना पड़ेगा माज़रत के साथ। तो आपके भी ऑडियंस ज़्यादातर वैसे ही, मैं ये कहूँगा, लोग हैं जो समझते हैं कि सब कुछ ठीक है हिंदुस्तान के। मगर तो हो सकता है हिंदुस्तान को रिकैलकुलेट करे अपनी स्ट्रैटेजी को, और बल्कि मैं तो अगर कोई मशवरा दूँगा तो मैं ये कहूँगा बांग्लादेश से अपने ताल्लुकात अच्छे बनाएँ। एक ही बास्केट में अपने तमाम एग्स को डालना एक अच्छी पॉलिसी नहीं थी। शेख हसीना को इतना हद तक जाके सपोर्ट करना भी कहीं न कहीं हमारी एक गलती थी, और मुझे बाहैसियत एक ऐसे इंसान के कि जो सोचता हो, मुझे इस पे अफ़सोस ही है। और उसके साथ-साथ ये भी है कि अगर बांग्लादेश से ताल्लुकात ठीक होते हैं तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में पाकिस्तान को भी इग्नोर करना मुश्किल होगा। पाकिस्तान की इंटरनल जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, वो भी बड़ा एक अहम किरदार प्ले करेगी। अगर वो बेहतर होती है और उसके बाद स्पेशली जो आपके जो केपी में और बलूचिस्तान के हालात थोड़े से बेहतर हों, पंजाब के अंदर अगर बाय एंड लार्ज 2 साल तक अमन रहता है, तरक्की होती है, तो हो सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर एक सोच पैदा हो हुकूमत में कि आएँ रिविज़िट करें हम अपनी पाकिस्तान पॉलिसी को। हाल ही के जो इक़दाम हैं पाकिस्तान की, जो पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर जो हैं मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, उन्होंने जो उठाए हैं, माइनॉरिटीज़ के हवाले से हों, उनके त्योहारों के हवाले से हों, आवाम को एक सफोकेशन से निकाल के खुली फ़िज़ा में साँस लेने के हवाले से हो, ये सारे के सारे दुनिया भर में एप्रिशिएट किए गए हैं। और मेरी तो इत्तलात ये भी है कि वेस्ट ने, खुसूसन अमेरिका और यूरोप ने पाकिस्तान को ये कहा है कि आप ज़रा अपने मुआशरे को खोलें जी, लोगों को थोड़ा साँस लेने दें। दहशतगर्दी से लेके फ़िरकावारियत, इंतशार पसंद जो लोग हैं, उन पे थोड़ा-सा आप हाथ रखें थोड़ा भारी, और उनको काबू में लेकर आएँ। तो अगर ये सब होता है, तो आई एम श्योर कोई ओपनिंग मिलेगी, लेकिन नियर फ्यूचर में कहना मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम तो बहरहाल चाहेंगे कि कुछ टर्म्स बेहतर हो जाएं, ना सिर्फ भारत के साथ बल्कि अफगानिस्तान के साथ भी। और हमारी ये पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए कि अगर अफगानिस्तान के साथ भारत बात कर रहा है तो हमारी नाराजगी बढ़ गई है, या अगर बांग्लादेश के साथ भारत के टर्म्स खराब हैं तो हम अचानक से दोस्त हो गए, जो कि हम 50 साल से नहीं हुए। तो ये पॉलिसी जब तक हम रखेंगे तब भी हमें नुकसान ही होगा। बहुत शुक्रिया अरविंद कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। थैंक यू।